हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंट्रो करेंगे और मीनिंग समझेंगे। चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है, मतलब हम समझेंगे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। उस हेल्प से हम धीरे धीरे इस टॉपिक पे पहुंचेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। कह रहा है कि अगर आप कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मान लो मेरे पास आपने नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, नीचे है कॉस्ट, ठीक है। मान लो आपने, ठीक है, एक चॉकलेट खरीदी 5 रुपए की, ठीक है। दो खरीदोगे कितने देनी पड़ेगी, 10 खरीदनी पड़ेगी। तीन दोगे तो कितनी जाएगी, 15 जाएगी। दैट मीन्स जैसे जैसे आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स की काउंटिंग बढ़ा रहे हो, आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब जब कोई भी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, उसकी अगर काउंटिंग बढ़ाते जाओगे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, मोर द मनी डिपॉजिट इन द बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्नड। ओके, कह रहे हैं कि अगर देखो, जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मोर द मनी इन डिपॉजिट इन बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। ओके, अगर आप बैंक में ज़्यादा पैसा जमा कराओगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देगा। मान लो कि बैंक में आपने 200 रुपया 1 साल के लिए जमा कराया है, तो आपको बैंक जो है नेक्स्ट ईयर कितने पैसे दे रहा है, 210, मतलब आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे। अगर आप 300 रुपीज़ बैंक में जमा कराओगे, बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगा। मान लो आपको वो जब आप पैसे विदड्रॉ करोगे तो 300 की जगह आपको कितना मिलेगा, 310 मिल रही है। दैट मीन्स आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे, दैट मीन्स वो इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, बैंक में जो आप पैसा जमा करा रहे हो वो, और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर पैसा ज़्यादा जमा होगा तो नेचुरल इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर पैसा जमा कराओगे बैंक में तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू कि आप कितना पैसा बैंक में जमा करा रहे हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों लिख रही हूँ बाद में समझाती हूँ कि इंक्रीज डिक्रीज क्या है। नेक्स्ट है, एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। ओके, देखो, अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो आपको कहीं पहुंचना है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो अगर आप स्लो डाउन करोगे गाड़ी की स्पीड तो आप लेट पहुंचोगे। तो दैट मीन यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर आपकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है तो टाइम जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। वो ही चीज बोल रहे हैं कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है टाइम है जो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। दैट मीन्स टाइम जो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, for a given job, more number of workers, less will be the time taken to complete the work, ठीक है। मान लो कि अगर कोई भी जॉब है, मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अगर मैं एक बंदा लगाती हूँ उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्ट डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। अगर एक बंदा एक प्रोजेक्ट को बनाएगा तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो दैट मीन टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि कोई अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, जहाँ एक के कम होने के कारण दूसरी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो
ये सभी जो हमने अभी किया, इंक्रीज डिक्रीज, ये क्यों किया? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है। अगर एक चीज बढ़ रही है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दैट मीन्स ऐसी, ये दोनों क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, कि अगर एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, या इंक्रीज होने पे दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी क्वांटिटीज क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखो, मैं आपको बोलूँ वेरिएशन मतलब क्या चेंज आ रहा है? चेंज आ तो रहा है, अगर स्पीड में चेंज आएगा तो टाइम में भी चेंज आएगा, ठीक है। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम भी कम होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। किसमें? दो क्वांटिटीज में। वो दो क्वांटिटीज क्या है? स्पीड हो गई एंड सेकेंड टाइम हो गई। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में भी दो क्वांटिटीज है। कौन कौन सी है? एक तो जो आप पैसा बैंक में जमा करा रहे हो, जो उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे बैंक में आपका पैसा बढ़ता जा रहा है, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दैट मीन्स एक के अफेक्ट होने से दूसरी भी अफेक्ट हो रही है क्वांटिटी, ठीक है। दैट मीन दोनों क्वांटिटीज एक पे क्या है? डिपेंड कर रही है। बैंक पे जो पैसा जमा करा है वो एंड इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। मतलब एक के चेंज होने से दूसरी में भी चेंज आ रहा है। तो दैट मीन ऐसा चेंज जो एक के इफेक्ट होने से दूसरी भी वैल्यू जब क्वांटिटी इफेक्ट होती है ना, दैट मीन्स हम बोलते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज किस में है? वेरिएशन में है। वेरिएशन का मतलब चेंज होना। तो ये जो मैंने इंक्रीज और डिक्रीज बताया, इसीलिए बताया है कि इन इंक्रीज और डिक्रीज जब किसी क्वांटिटीज में होता है कुछ, एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो दैट मीन्स ये जो चेंज आ रहा है, दिस चेंज इज कॉल्ड अ वेरिएशन। मतलब ये क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं, मतलब स्टेबल नहीं है, चेंज हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज अ वेरिएशन? If two quantities depend on each other in such a way that the change in one quantity is a corresponding change in the other quantity, then the two quantities are said to be in a variation. Okay, कह रहा है कि सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन पे अभी फोकस ना करो। कह रहा है कि जब आप किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो उसमें जो एक के चेंज होने के कारण जब दूसरी में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स वो दोनों क्वांटिटीज किस में है? वेरिएशन में है, ठीक है। एक के चेंज होने पे अगर दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पे क्या कर रही हैं? डिपेंड कर रही हैं, तभी तो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो क्या है वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब है जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हो, दैट मीन्स एक के इफेक्ट होने से दूसरे पे भी असर पड़ रहा है, मतलब एक के चेंज होने पे दूसरी भी चेंज हो रही है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो दोनों क्वांटिटी किस में है? वेरिएशन में है। जैसे ऊपर हमने जो भी एग्जांपल्स की है, ये सभी वेरिएशन में है। क्यों? देखो, अगर हम आर्टिकल्स बढ़ा रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो मतलब कॉस्ट एंड जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ठीक है, इसमें कौन किस पे डिपेंड करे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? कि आप कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद रहे हो, ठीक है। दो क्वांटिटीज दोनों डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। सेकंड में जो आप पैसा बैंक में जमा करा रहे हो, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? कि कितना पैसा बैंक में जमा करा रहे हो, ये भी डिपेंड क्वांटिटीज है। थर्ड देखो, यहाँ पे स्पीड एंड टाइम, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड पे, थर्ड पे भी जो टाइम है वो वर्कर्स पे डिपेंड कर रहा है, कि जितने वर्कर्स बढ़ाते जाओगे टाइम कम होता जाएगा। तो दैट मीन्स जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे पे ऐसे डिपेंड करती हैं कि एक के चेंज होने से या एक में बदलाव होने से दूसरी क्वांटिटी में भी बदलाव आ जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशन। मोर आर्टिकल्स विल कॉस्ट मोर, ये मैंने आपको बता दिया। मान लो आपने 5 चॉकलेट्स खरीदी हैं, 10 रुपए दिए हैं, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा रहे हो, मान लो 5 की जगह आपने 10 चॉकलेट्स खरीद ली, और अब टोटल कॉस्ट ऑफ 20 दे रहे हो। देखो अब जो है कॉस्ट बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि हम आर्टिकल्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाते जाएंगे,
तो आपको टोटल कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेकेंड, more is the distance covered by a car, more is the petrol consumed by it। देखो यहाँ पे जो आपका पेट्रोल है, ये रहा पेट्रोल, ये किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, ठीक है। देखो अगर आप कम डिस्टेंस कवर करना चाहोगे तो पेट्रोल कम लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस के लिए पेट्रोल ज्यादा चाहिए, तो मोर इज डिस्टेंस कवर। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो आपको पेट्रोल की नीड आपकी गाड़ी को ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो इट मीन्स जो पेट्रोल है एंड डिस्टेंस है ये एक दूसरे पे डिपेंड ही तो कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर पेट्रोल कम होगा तो डिस्टेंस भी कम ही कवर होगा ना। तो सिंपल चीज है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, दो क्वांटिटीज, एक तो डिस्टेंस है और दूसरा क्या है, पेट्रोल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। कैसे? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस हम तभी उतना कवर कर पाएंगे जब हमारा पेट्रोल की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो दैट मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो पेट्रोल कम कंज्यूम होगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज आ रहा है, तो दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज वेरिएशन में है। नेक्स्ट, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ देखो मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स की गिनती जो है वो बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा किसी काम को खत्म करने के लिए? कम लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके वर्कर बढ़ेंगे टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज है? नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे बढ़ेंगे आपका टाइम टेकन जो है वो कम होता जाएगा। जैसे मान लो कोई काम है, जैसे यहाँ में मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। मान लो कि दो वर्कर्स लग रहे हैं, इस मान लो वन वन वर्कर्स ए टाइम टेकन, ठीक है। मान लो कि एक कोई काम है, कोई खत्म करना, मान लो एक दीवार ही बनानी है, ठीक है। एक दीवार बनाने के लिए मैंने एक ही वर्कर रखा है, वर्कर में जो काम कर रहा है, जो लेबर है, ठीक है, एक ही वर्कर रखा है। वो उस दीवार को बनाने के लिए मान लो 10 दिन लगा रहा है, ठीक है। अगर मैं दो वर्कर्स रखूंगी, मान लो वो कितने दिन लगाएगा, 8 दिन लगा लेगा। तीन रखूंगी, धीरे धीरे मेरा टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जा रहा है। तो दैट मीन्स जो टाइम मेरा डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, वर्कर पे, ठीक है। तो दैट मीन ये दोनों क्वांटिटीज में कुछ चेंज हो रहा है, एक में बदलाव होने के कारण दूसरा भी बदलाव हो रहा है। जैसे जैसे मेरे वर्कर बढ़ रहे हैं तो मेरा टाइम टेकन कम हो रहा है। तो ये टाइम टेकन जो है मेरा नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स दोनों क्वांटिटीज में कुछ चेंज तो आ रहा है, वर्कर्स में चेंज आने के कारण टाइम टेकन में भी चेंज आ रहा है। दैट मीन एक में चेंज होने के कारण उसका इफेक्ट दूसरी पे पड़ रहा है। तो दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज, दैट मीन्स वर्कर एंड टाइम, दोनों क्वांटिटीज वेरिएशन में है, क्योंकि डिपेंड कर रही है, टाइम वर्कर्स पे डिपेंड कर रहा है। नाउ, मोर द मनी डिपॉजिट इन अ बैंक, मोर इज इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। बैंक में पैसा जमा ज्यादा कराओगे तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, कम कराओगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो आपने 1 साल के लिए बैंक में 200 रुपीज जमा कराए, नेक्स्ट ईयर आपने मान लो विदड्रॉ किए, मतलब निकाले बैंक से, आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले, दैट मीन 210 आपने विदड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट ईयर मान लो आपने 300 डिपॉजिट कराए बैंक में, ठीक है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपको टोटल मनी जो रिटर्न मिली विदड्रॉ की 300 का, आपको कितना मिला, 310 मिले। तो दैट मीन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है कि आप कितना पैसा बैंक में जमा करा रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन दीज काइंड ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें एक चेंज के आने के बाद दूसरी क्वांटिटीज में भी चेंज आ रहा है, दैट मीन्स एक के चेंज होने पे दूसरी क्वांटिटी पे इफेक्ट हो रहा है, एंड दोनों क्वांटिटीज आपस में डिपेंड भी कर रही हैं। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज किस में है, वेरिएशन में है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक में चेंज होने के कारण दूसरे में जो चेंज आ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ चेंज जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रपोर्शन। ठीक है, ये तो इजी है। प्रपोर्शन, ठीक है, एन इक्वेशन विद इक्वल रेशो, इसमें फोकस करना है, इक्वल रेशो। ठीक है, इक्वल रेशो का रिलेशन है प्रोपोर्शन के साथ। एन इक्वेशन विद इक्वल रेशोज ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड मतलब आपके पास दो रेशोज होंगी, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। ठीक है, जब दो रेशोज इक्वल्स आती हैं उनको हम बोलते हैं कि वो दोनों रेशो किस में है, प्रोपोर्शन में है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक रेशो है A:B, इसे रीड करते हैं A:B, जो दूसरी रेशो C:D के इक्वल है। तो जब दो रेशो जो हैं आपस में इक्वल आ जाती हैं देन हम बोलेंगे कि वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल A:B, हमें दो कोई क्वांटिटीज दी हैं जिनकी वैल्यू है 150, 100 एंड सेकेंड भी है। अब देखते हैं इन्हें डिवाइड करके कि क्या इनकी रेशो सेम आती है। अगर रेशो सेम आएगी देन हम बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, 150 ओवर 100, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 3 का टेबल रीड करो, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 3 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, नाउ अब ये वाली चेक करते हैं। इक्वल टू का सिंबल हम तभी लिखेंगे अगर हमारी वैल्यूज इक्वल आएगी। नाउ 180 112, ठीक है, 0 0। अब ये किस पे कैंसिल आउट होंगे दोनों, 2 के टेबल पे। ठीक है, 9, ठीक है, नेक्स्ट किस पे गया, 6 पे गया, नेक्स्ट भी कैंसिल हो रहा है, 3 एंड 2। अब यहाँ पे देखो कि जो आपकी लेफ्ट साइड की रेशो है वो कितनी आई है, 3/2, एंड राइट साइड की रेशो भी क्या आ रही है, 3/2। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी प्रोपोर्शन की, एन इक्वेशन। इक्वेशन क्यों, क्योंकि उसमें इक्वालिटी का सिंबल है। इक्वेशन तभी बनती है जब हमारे पास इक्वालिटी सिंबल होता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी सिंबल है। वो इक्वालिटी सिंबल किस में है, दो रेशो के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन वो दो रेशो इक्वल कब होंगी, जब दोनों रेशो को हम सॉल्व करेंगे उनकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि 3/2 इक्वल है 3/2, दैट मीन दोनों रेशो किस में है, प्रपोर्शन में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब दो रेशो इक्वल्स आती हैं हम बोलते हैं कि वो दोनों रेशो किस में है, प्रपोर्शन में है। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, डायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन मतलब एक क्वांटिटी में चेंज होने के कारण जब दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। वो चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। बट अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, लेट्स सी। ओके, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई क्वांटिटीज दो ले लो, जैसे नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ वर्कर को हम एक्स क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टाइम टेकन को हम वाई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर देंगे। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, दो क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट प्रपोर्शन में कब कहेंगे, if whenever the value of x whenever the value of x increase or decrease, then the value of y increase or decrease in such a way that the ratio x over y remain constant। आई थिंक कि आपको स्टेटमेंट जो मैंने डेफिनेशन दी है उसमें कुछ समझ नहीं आया होगा। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। वेरिएशन आपको पता है, ठीक है, वेरिएशन आपको पता है कि एक क्वांटिटी में चेंज होने के कारण जब दूसरी क्वांटिटी में चेंज आता है उसमें हम बोलते हैं कि दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है, वेरिएशन में है, क्योंकि वो दोनों डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे। नाउ अब आता है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि जब एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पे मान लो मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, यही लिख देते हैं। मान लो कि मैंने नंबर ऑफ
पेन्स बाय किए, ठीक है, एंड नीचे मेरी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। अब देखो, अगर मैंने एक पेन 5 रुपए का खरीदा है, ठीक है, दो पेन कितने के होंगे? ऑब्वियस कि अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रही है, 10 हो जाएंगे। देन मान लो मैंने नंबर ऑफ पेन्स जो खरीदे वो बढ़ गए, 3 हो गए, कॉस्ट कितनी होगी? 15। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहे हैं, तैसे तैसे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो दैट मीन्स एक क्वांटिटी के बढ़ने के कारण दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आ रहा है, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण दूसरी क्वांटिटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो जब ऐसा कुछ रिजल्ट आए कि एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही हो, जहाँ एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो रही हो, तो दैट मीन्स वो कौन सा वेरिएशन होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि वेरिएशन तो पता है कि चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज जहाँ होता है उसे हम वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। बट वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट कब होगा? जब दो क्वांटिटीज आपस में इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होंगी कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने के कारण दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही हो, जहाँ एक के डिक्रीज होने के कारण दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही हो। अगर यही आप एग्जांपल ले लो, अगर आप पीछे से देखो कि अगर आप 3 पेन, पहले आपने मान लो 3 पेन खरीदे, आपने कॉस्ट दी 15 रुपीज, फिर आपने 3 की जगह एक पेन और कम कर दिया, 2 ही पेन खरीदे, कॉस्ट कितनी दी? 10। अब मान लो आपने बोला सोचा कि नहीं मैंने एक पेन से मेरा काम चल जाएगा, मैं एक पेन ही खरीदूंगी, तो आपको कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी? 5। तो जैसे जैसे आपने आपके नंबर ऑफ पेन्स जो है खरीद रहे हो वो कम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी टोटल कॉस्ट की, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे समझना है कि ऐसा चेंज होता है दो क्वांटिटीज में, जब एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो दूसरी भी बढ़ रही हो, जहाँ एक क्वांटिटी कम हो रही हो तो दूसरी भी कम हो रही हो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। बट अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लिखा है कि ऐसा इंक्रीज या डिक्रीज होता है कि उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब है वो हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने एक्स लिए हैं, नंबर ऑफ वेजेस मैंने वाई ले ली, दैट मीन्स मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक एक्स है जिसे मैंने नंबर ऑफ आवर्स लिखा है, एंड वाई मेरे पास ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैंने वेजेस लिखा है, ठीक है। मान लो मैंने इसको x1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाली, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये कितनी है मेरी, सॉरी इसे x लेट करें ना, फिर x ही आएगी, ये x2 हो जाएगी, ये है आपकी x2, ये है आपकी x3, एंड ये है आपकी y3, ठीक है। सेम एज हियर, यहाँ पे आपका सॉरी ये आपका x4 है बच्चे, सॉरी x4, एंड यहाँ पे आएगा y1, ये आपकी क्वांटिटी है y2, y3 एंड y4, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं? ठीक है, कांस्टेंट का मतलब यही है कि उनमें जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है सब में। देखो चेंज कैसे आएगा, रेशियो कैसे चेक करते हैं हम लोग? x1 ओवर y1, x कितना है मेरा 1/30, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/30। x2 कितना है मेरा 2, एंड y2 कितना है 60। नाउ x3 कितना है 3/90, एंड लास्ट कितना है 4/120। अब देखो इनको सॉल्व करने के बाद में ही पता चलेगा कि इनकी वैल्यू सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पे कटिंग करो, 2 1 30, ठीक है। नो 3 1 30, 3 4 1 30, तो दैट मीन्स सबकी रेशो कितनी आ रही है 1/30, 1/30, 1/30, 1/30। दैट मीन्स ये आवर्स, मतलब कि अगर मैं 1 घंटा लगाता हूँ किसी काम को करने के लिए तो मुझे 30 रुपीज मिलते हैं। अगर मैं 2 घंटे किसी काम को खत्म करने के लिए लगाऊंगा तो मुझे कितने वेजेस, मतलब कितना पैसा मिलेगा मेरे काम के बदले में?
₹60। तो जैसे जैसे आपके आवर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपके वेजेस भी बढ़ रही हैं, ठीक है। मतलब एक के बढ़ने के कारण दूसरी भी बढ़ रही है। तो दैट में ये क्या है, आपका एक डायरेक्ट वेरिएशन है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे पहचानना है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है। बट सेकंड कंडीशन क्या है वेरिएशन की, डायरेक्ट की, कि अगर एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है या एक के कम होने से दूसरी कम हो रही है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में तभी होगा जब उनकी रेशो कांस्टेंट होगी। अगर बढ़ने से एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है लेकिन रेशो सेम नहीं आ रहा, दैट मीन फिर वो डायरेक्ट में नहीं होगा। डायरेक्ट में कब होगा, जब उनका रेशो सेम आएगा। एक के बढ़ने से दूसरी तो बढ़ रही है बट रेशो सेम नहीं है, तो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए उसे रेशो को सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे सबकी रेशो कितनी आएगी, 1/30, 1/30, 1/30। ये 1/30 एक कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो डेफिनेशन, दस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन होगी कब, जब उनकी रेशो कांस्टेंट होगी। जैसे मेरी यहाँ पे सबकी रेशो कितनी आ रही है, 1/30। ये 1/30 क्या है, मेरा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ही मेरा के है, और दैट मीन्स मेरी यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही है, 1/30। वेयर के इज अ कांस्टेंट, दैट मीन्स रेशो सबकी इक्वल, दैट मीन्स एक कांस्टेंट नंबर आएगा। वो कितना है, कांस्टेंट मतलब जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। वो कितना है, 1/30, 1/31। तो के इज अ कांस्टेंट रेशो, वो क्या है, 1/30। ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको दो क्वांटिटीज दी हैं, वो दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं, और आपने उनके उनमें से कोई मिसिंग नंबर्स होंगे वो फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो, एक्स और वाई मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं। उसने ऑलरेडी बोला है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, नो। उसने लिखा है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो आप जस्ट प्रपोर्शन में है तो आप क्या करोगे, रेशियो फाइंड करोगे। तो रेशियो फाइंड करनी है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, x1, ये वाला, ये मिसिंग है। देखो, जब भी डायरेक्ट प्रपोर्शन लिखा होता है ना, सबकी रेशियो सेम होती है, तभी हम लिखते हैं ना x और y इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट रेशियो। तो सबकी रेशियो तो इक्वल होगी, क्योंकि तभी उसने ऊपर क्या लिखा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो आप किसी भी दो को आपस में कंपेयर कर सकते हो, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, आप इन दोनों को कर सकते हो, आप इन दोनों को कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो, कोई भी दो क्वांटिटीज को आपको कंपेयर कर सकते हो। आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे कंपेयर करना इजी नहीं होगा, कर सकते हो बट यहाँ पे कब तक आप नहीं कर सकते, जब तक हमें दोनों जो वेरिएबल है उनमें से कम एक वेरिएबल तो पता हो, तभी हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर लूंगी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कटिंग करूं मैं, कटिंग करो, 1, ये कैंसिल हो गया, 1/2, ठीक है। मतलब मेरे पास नंबर क्या आया यहाँ पे, 1/2 इक्वल x1/34। नाउ 34 यहाँ डिवीजन में है, ऊपर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी x1 की, वो क्या आ जाएगी, 17। तो x1 मेरे पास कितना आ गया, 17 आ गया। दैट मीन यहाँ पे अब मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 17। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ, x1 और x2 को। अब इन दोनों में से मुझे एक वेरिएबल तो मिल गया, 17/34। आप इन दोनों को भी कर सकते हो, अब थर्ड को लास्ट के साथ भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे करूंगी सेकेंड, 17/34 को x2/28, ठीक है, ठीक है। नाउ अब इसमें कोई कटिंग करो, हो सकती है। 17, 17 के साथ 34 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 17 1 ज़ा, 17 2 ज़ा, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से मेरे पास क्या आया, 1/2 x2/28। अब 28 नीचे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x2, अब कटिंग करो, कितनी आ जाएगी, 17, क्योंकि 17 नहीं सॉरी 14।
तो मेरा यहाँ से x2 कितना आ गया 40। नाउ लास्ट क्या बचा y1। अब मैं y1 की वैल्यू फाइंड करूंगी, x2 कितना आ गया मेरा 40। नाउ y1 क्या है वो करते हैं। सो y1 को आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ 8/y1 इक्वल किसी के भी कर सकते हो, 11/22 भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अब कटिंग करो 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास है ये जो y1 डिनोमिनेटर में है, जब ये ट्रांसफर होगा तो ये किस में चला जाएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आई आपके पास, एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गई x2 की, y1 की, ठीक है। यहाँ पे आपको x1 की भी वैल्यू आ गई, कितनी 17 आ गई। तो जो भी आपकी मिसिंग क्वांटिटीज है सबकी वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ में तो लिखा होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे रेशियो फाइंड कर लोगे, ठीक है। नाउ जहां अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लिखा होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, पहले आपको ये देखना होगा कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, जहाँ एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, वो तो देख लिया। अगर उनकी रेशो सेम आएगी तो डायरेक्ट होगी, अदरवाइज वो डायरेक्ट नहीं होगी। नाउ अब मैंने एक आपको एग्जांपल बोली थी कि अगर एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब तक उनकी रेशियो सेम नहीं होगी तब तक हम उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे वेरिएबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इनडायरेक्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि अगर वेरिएशन इंक्रीजिंग में है जहाँ डिक्रीजिंग में है, टुगेदर मतलब दोनों क्वांटिटीज जहाँ इंक्रीज हो रही हैं जहाँ दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो। क्यों नहीं, क्योंकि उनकी रेशियो सेम होना जरूरी है। अगर रेशियो सेम नहीं है वो डायरेक्ट में नहीं है। एग्जाम्पल, change in the weight and height among individuals are not in any proportion, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे जैसे आपकी हाइट और जैसे मान लो आपके वेट जैसे चेंज हो रहा है वैसे आपकी हाइट में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका रेशियो सेम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि द फिजिकल चेंज इन बॉडी वेट एंड हाइट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ रहा है वैसे ही आपकी हाइट भी बढ़ जाए, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जो छोटे रह जाते हैं हाइट में और उनमें इतना फैट हो जाता है वो मोटे भी हो जाते हैं, ठीक है। वेट भी बढ़ जाता है लेकिन हाइट उनकी छोटी ही रह जाती है। तो दैट मीन्स वहां पे उनका रेशो सेम नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेट एंड हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। वाइल हाइट एंड वेट आर रिलेटेड, दे डोंट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट, ये याद रखना। ये रिलेटेड तो है दोनों, वेट एंड हाइट, बट ये जो दोनों जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज एक सेम रेट पे नहीं होते, दैट्स वाई ये दोनों डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लो आपके पास ये एग्जांपल है, आप इनको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसकी कटिंग करो, आपके पास क्या आएगा अगर कटिंग करोगे तो 3/2, ठीक है। इसकी कटिंग करो, ये आएगा 5 और 4। नाउ इसकी कटिंग करो 7 और 1, 6। नेक्स्ट की कटिंग करो 11, 10, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कटिंग करो, अगर मैं 2 के टेबल पे करूँ 15 और 14। नाउ 18 और 16, ये आप 2 के टेबल पे कर सकते हो। 9 और 8 आ गया। नाउ 2 के टेबल पे 1, 3 और 1, 2। देखो सबकी रेशियो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। सबकी रेशियो के डिफरेंट, देखो देखने में एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। देखो x जो है 6 है, ठीक है। जैसे जैसे आपका x ऐसे बढ़ रहा है आपका y क्वांटिटी भी बढ़ रही है। जहां बोलो कि अगर आपका x ऐसे बढ़ रहा है तो y भी आपका बढ़ रहा है, बट क्या उनका रेशियो सेम है, नो। दैट्स वाई ये दोनों क्वांटिटीज, ठीक है, वेरिएशन में तो है लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, क्योंकि इनकी रेशियो सेम नहीं है।
ठीक है। तो ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगर दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं या दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हैं तो वो डायरेक्ट में होंगी, वो वेरिएशन में होंगी, बट वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक उनका रेशियो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेशियो सेम नहीं आ रहा, दैट्स वाई ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, बस किस में है? ओनली वेरिएशन में। ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो क्योंकि ratios not same, that's why given quantities are in not direct variation। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना x1 y1 not equal x2 y2 नॉट इक्वल। अगर आपको कोई एक भी क्वांटिटी ऐसी मिल जाती है जो रेशियो अनइक्वल करती है तो दैट मीन्स वो क्या है? आपका डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। नाउ दिस x4 y4 नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पे x6 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 आएगा, 5 x5 नॉट इक्वल x6 y7। कोई भी रेशो सेम नहीं है, दैट्स यहाँ पे y7 आएगा, यहाँ पे y6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा y5 नॉट इक्वल टू y6 नॉट इक्वल टू y7। ठीक है, here ratios are not constant, that means not equal, so given quantities are not in direct वेरिएशन। वेरिएशन में तो है, चेंज होने के कारण दूसरा चेंज हो रहा है, बट डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है क्योंकि उनकी रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रही। समझ आ गया? नेक्स्ट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब, इसे हम इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं। इनवर्स का मतलब तो पता ही है, उल्ट, ऑपोजिट। ठीक है। नाउ when two quantities are related in such a manner that an increase in first result and decrease in the second, okay, decrease in the second and decrease in the first results increase in the second। ठीक है, सिंपल, इस डेफिनेशन में फोकस ना करो, सिंपल है कि अगर कोई एक चीज के बढ़ने के कारण दूसरी डिक्रीज हो रही है या एक के डिक्रीज होने के कारण दूसरी इंक्रीज हो रही है, उन दोनों क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स का मतलब ओपोजिट रिलेशन होगा, एक बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ठीक है। नाउ डेफिनेशन क्या है? टू क्वांटिटीज x एंड y, two quantities x and y are said to be in inverse proportion या inverse variation if product of two quantities equal to constant। x y क्या है? product of two quantities equal to constant, where k is a constant। ठीक है, जैसे वहां पे हम रेशो लेते थे, रेशो कांस्टेंट होता था जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज लेना है। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, we know more speed a car will take less time to cover a fixed distance। ठीक है, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। मतलब एक के बढ़ने के कारण दूसरी कम हो रही है। क्या कम हो रहा है? टाइम कम हो रहा है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, जैसे मान लो आपकी स्पीड जो है गाड़ी की वो फर्स्ट है, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने y से कर दिया। ये आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, मान लो आपकी पहले स्पीड थी 20। ठीक है, आपको मान लो टाइम, मान लो 1 घंटा लगा।
ठीक है। अब आपने स्पीड बढ़ा दी, मान लो कितनी कर दी, 40 कर दी, ठीक है। स्पीड कितनी, आपका टाइम जो है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे टाइम मैं मान लेती हूँ कम, एक तो बहुत ही कम ले लिया, मान लो मैंने 3 घंटे लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ 40 बढ़ा दी, मान लो 2 लग गया, ठीक है। अब उससे भी कम कर स्पीड बढ़ाऊंगी, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 60 कर दी, तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, टाइम आपका कम हो रहा है। दैट मीन यहाँ पे ऐसी दो क्वांटिटीज हैं, ऐसा एक वेरिएशन है, ऐसे दो क्वांटिटीज में ऐसा वेरिएशन आ रहा है कि एक क्वांटिटी में चेंज आने के कारण दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। बट वो कैसा चेंज है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने के कारण दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो ये सिंपल है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो सॉरी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। स्पीड का कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है। मोर वर्कर्स विल फिनिश अ वर्क इन अ लेस टाइम, ठीक है। मान लो कि एक दीवार पेंट करनी है, ठीक है। एक दीवार पेंट करने के लिए मैंने एक ही वर्कर काम पे लगाया है, वो वर्कर उस दीवार को पेंट करने के लिए मान लो 1 दिन लेता है, ठीक है। अगर मैं 2 वर्कर्स लगा दूंगी तो वो दोनों वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे, 1 दिन से मतलब कम टाइम में ही खत्म कर देंगे। तो ठीक है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो आपका जो उस किसी चीज को काम करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपके वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं, टाइम आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इफ एक्स एंड वाई इनवर्सली प्रोपोर्शन मीन्स दोनों क्वांटिटीज जो है आपस में ऑपोजिट रिलेशन में है, एक के बढ़ने के कारण दूसरी कम हो रही है, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन ऑलरेडी दिया है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ टेबल बिलो। अब देखो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन दिखाई थी कि जब भी आपने इनवर्स प्रोपोर्शन फाइंड करना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज फाइंड करना है जिसमें आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, जैसे वहां पे रेशियो कांस्टेंट होती थी। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे हम डायरेक्ट में क्या करते हैं, ऊपर वाली को नीचे वाली से डिवाइड, ऊपर वाली नीचे वाली से डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाली नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब करते हैं इसे, ये देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। 36 पहले मैंने ये दो प्रोडक्ट ले लिए, अब किसी भी दो को ले सकते हो, अब ये दोनों भी प्रोडक्ट ले सकते, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ लेोगे, प्रोडक्ट इक्वल होना है। बट यहाँ पे देखो कि आप इन दोनों क्वांटिटीज को साथ में नहीं पिक कर सकते, ये भी नहीं ले सकते, एंड ये कोई भी उठा सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि तीनों क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें अननोन वेरिएबल है, मतलब हमें उस वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं कैसे कंपेयर कर लूंगी। तो मैं क्या करूंगी, जिसकी दो मुझे एक्स और वाई दोनों पता है, इसका मुझे एक्स भी पता वाई भी पता है, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 36 मल्टीप्लाई 48 इक्वल 72 मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना है। अब इनको आप कैसे कंपेयर करोगे वैल्यूज को, देखो 36 मल्टीप्लाई 48, 72 जो है आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे आपकी y2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ अब देखो किस टेबल पे कैंसिल आउट होता है, इवन नंबर है, किसी इवन नंबर पे ही कैंसिल होंगे, ठीक है। ये 12 के टेबल पे भी हो जाएगा, ठीक है। 12 6 जा 12 3 36 होता है, ठीक है। एंड 12 6 जा 72 होता है, तो ये 12 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पेन चेंज करते हैं, या 12 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं इसे, ठीक है। 12 के टेबल पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, एंड नीचे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा एंड 3 2 जा। अब बचा क्या, 48 एंड 2। अब 48 एंड 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, एंड 2 4 जा, इसे करके डिवाइड करके भी दे सकते हो आप,
यहाँ पे 4, तो क्या आ गई वैल्यू 24। तो दैट मीन्स आपके पास y2 कितना आ गया 24। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब यहाँ पे y2 आपके पास मिल गया। अब आप इन दोनों क्वांटिटीज को भी कंपेयर कर सकते हो, ये वाली दोनों क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि अब इसमें से मुझे एक वैल्यू पता चल चुकी है, ये वाली y2 अब पता चल गया। अब y2 मेरे पास कितना आ गया 24, मैं लिख देती हूँ जैसे। अब आप इन दोनों को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मुझे एक्स वाई दोनों पता है। अब यहाँ पे करते हैं, स्पेस सेट कर ले थोड़ा। यहाँ पे आएगा x2 इंटू y2 इक्वल टू होना चाहिए, किसी के भी इक्वल ले सकते हो, लेकिन ऐसे इक्वल करना है कि उसमें से दो क्वांटिटीज मुझे पता हो। अब x2 कितना है 72, y2 वी नो 24, x3 हाउ मच वी डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे x3 y3 आएगा, y3 इज 16। नो 72 इंटू 24, 16 इज मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में चला जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे x3 आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा x3। अब कैंसिल आउट करना है। ठीक है, 8 के टेबल पे भी हो जाएगा, 8 का टेबल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर कटिंग करो 16, 8 टू ज़ा 8 थ्री ज़ा। ठीक है, नाउ ये तो दोनों प्राइम नंबर हो गए, अब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 2 वन ज़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 x3। कितना आ गया x3 मेरे पास, x3 मेरे पास आ गया 108। नाउ लास्ट बचा मेरे पास, अब क्या आ गया x4 एंड y4, x4 ठीक है y4 इक्वल टू, किसी के भी इक्वल करना है, अब x3 के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे x3 अब पता चल गया है। ये x3 अब मुझे पता है, x3 मेरे पास कितना आ गया 108 मल्टीप्लाई y3 कितना है, y3 है मेरे पास 16। अब x4 कितना है, x4 वी डोंट नो, लेकिन y वी नो, y कितना है 12। नाउ x4 इज हियर 108 16 डिवाइडेड बाय 12। अब कैंसल आउट करो, 12 9 ज़ा 108। ठीक है, अब 16 इंटू 9 करो 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x4 की 144 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आपके पास वैल्यूज आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज आई हैं उसे हाईलाइट कर लेते हैं। एक आपके पास वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है, एंड सेकेंड आई है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट आई है दिस वन। ठीक है, अब देखो वैल्यूज आपके पास आ गई। अगर आप देखना हो कि इनका प्रोडक्ट इक्वल है, वो कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके। अगर आप इन दोनों सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका प्रोडक्ट इक्वल आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या बोला है कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो दैट मीन्स इनका इक्वल ही आएगा। मैं यहाँ पे लिख के देखते हैं। जैसे आपका आया था 36 आया था फर्स्ट, एक मिनट पेन का चेंज करते कलर। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास 36 एंड 48। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रीचेक करना जरूरी है। 36 मल्टीप्लाई 48 करो तो आएगा आपका 1728, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब y2 कितना आया है मेरा, y2 24 आया है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 72 मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ, वो भी कितना आ रहा है 1728।
एक्स रे कितना है मेरे पास 108, तो 108 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, 108 मल्टीप्लाई 16, देन यू विल गेट दिस, ठीक है। लास्ट है x4, x4 कितना है मेरे पास 144, अब 144 एंड 12 को मल्टीप्लाई करो, 144 मल्टीप्लाई 12 वी गेट 1728, दैट मीन्स आपकी सभी जो वैल्यूज आई हैं वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, दैट मीन्स जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, कहीं पे आपको गिवन होगा कि गिवन क्वांटिटीज डायरेक्ट में है तो आपको रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू होंगी, तो मिसिंग वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर इनडायरेक्ट बोला है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि वो इनडायरेक्ट है कि नहीं, उसने लिखा होगा स्टेटमेंट में अगर, तो आपको जस्ट उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब जो दो क्वांटिटीज जब एक दूसरे पे डिपेंड ऐसे करती हैं कि एक में चेंज होने के कारण दूसरी वैल्यू भी चेंज होती है, उसे बोलते हैं कि दोनों क्वांटिटीज वेरिएशन में है, एक में चेंज होने के कारण दूसरे में चेंज हो रहा है। डायरेक्ट प्रपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन में कब है, जब दो क्वांटिटीज का रेशो सेम आता है तब वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। इनडायरेक्ट में कब है, जब एक क्वांटिटी के चेंज होने के कारण दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज कैसा हो रहा है कि एक के बढ़ने के कारण दूसरी कम हो रही है, जहाँ एक के कम होने के कारण दूसरी बढ़ रही है, ऐसे चेंज को इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। आई होप दिस इज अ क्लियर। अब मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ।